हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फिनोल। सो दिस लेक्चर इज़ अ क्विक रिवीजन लेक्चर और इसके लिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपने ये टॉपिक NCERT से या अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ लिया है। और इसमें हम फिनोल की बेसिक प्रेपरेशन के मेथड्स, फिनोल की प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस को क्विकली स्टडी करेंगे। तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मैकेनिज्म की, बट क्विकली हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो ये लेक्चर आपकी जेई प्रेपरेशन, नीट के लिए या CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट मिनट प्रेपरेशन में आपको हेल्प करेगा। देखिए, फर्स्ट प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। सो इफ यू हैव अ सोडियम अराइल सल्फोनेट्स, दिस इज सोडियम अराइल सल्फोनेट। इसको अगर आप NaOH से ट्रीट करते हैं तो पहले ये जो SO3Na है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। ओके, तो ये पहले क्या बनाएगा, OH से रिप्लेस होगा। पर क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, जो आपका फिनोल बनेगा वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड में। तो पहले स्टेज में आपको मिलेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्टली आप NaOH से ट्रीट करते हैं तो आपको ये मिलेगा। इसको आप नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में डाल देंगे, जिससे O नेगेटिव Na पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा OH में। ठीक है, तो वो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज NaOH, सेकंड स्टेप इज आप उसको H3O पॉजिटिव के सॉल्यूशन में डाल दें। सेकंड मेथड इज डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को आप डायरेक्टली वाटर से ट्रीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, N2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, और वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। ओके, तो यहां पर N2 गैस रिलीज होगी। तो H2O जब अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल तो OH2 यहां पर लगेगा, जिससे H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और फाइनली आपको फिनोल मिलेगा। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को सीधा वाटर से ट्रीट करना है, आपको फिनोल मिल जाएगा। थर्ड रिएक्शन, ठीक है, यहां पर दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इस केस में इस क्लोरीन को हम रिप्लेस करवा रहे हैं OH के साथ। ठीक है, तो पहले आपने किसे ट्रीट किया, NaOH के साथ, और हीट किया। अब हीट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि नॉर्मली बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन हम लगा दें, इसको आप किसी और न्यूक्लियोफाइल से नॉर्मली रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ क्लोरीन, इसके पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है बेंजीन और क्लोरीन के बीच में, ये काफ़ी स्ट्रांग है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन को इजी बनाने के लिए ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का काम क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप इस क्लोरीन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो चाहे आप पैरा पोजीशन पे लगाएं या ऑर्थो पोजीशन पे लगाएं। ओके, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे या दोनों पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होंगे तो ये हेलोजन इजीली निकलेगी। तो अब हम इसको NaOH से ट्रीट करते हैं और हीट करते हैं। ठीक है, अगर हम ये NO2 नहीं लगाते तो क्या होता, तो आपको NaOH के साथ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों यूज करने पड़ते। मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में फिर क्लोरीन को रिप्लेस करना पड़ता। बट NO2 लगाने से थोड़ा लो टेम्परेचर, अगर एक और NO2 मान लीजिए मैं यहां पर लगा देता हूं ऑर्थो में, तो और भी कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने NaOH से क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया OH, और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, फिनोल नहीं, इस केस में हमें यहां पर नाइट्रोफिनोल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रो तो रिमूव नहीं हुआ। पर अगर हम सिर्फ फिनोल ही चाहते हैं तो हम यहां से नाइट्रो हटा देंगे और हाई टेम्परेचर के साथ यहां पर कंडीशन लगा देंगे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, तो यहां से आपको डायरेक्टली OH क्लोरीन को रिप्लेस करके आपको फिनोल बना के देगा। नेक्स्ट इज
हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, फिनोलिक एसिड्स। ठीक है, देखिए पैरा पोजीशन पे क्या है, CONA ग्रुप दिया गया है, मतलब पहले यहाँ पर क्या था, COOH कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप था। इस कार्बोक्सिल एसिड को हमने ट्रीट किया NaOH के साथ या बेस के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया CO नेगेटिव Na पॉजिटिव में। अब इसको आप सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन तो आपने पढ़ा होगा, तो ये CO2 निकल जाएगा। ओके, तो ये CO2 निकलने के बाद फाइनली आप इसको एसिडिक मीडियम से पास करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ फिनोल। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम क्यूमीन, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। तो क्यूमीन में क्या है, बेंजीन के ऊपर हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया है। इस क्यूमीन स्ट्रक्चर को O2 से ट्रीट करें तो एरियल ऑक्सीडेशन होती है। इस एरियल ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, देखिए ये जो CH बॉन्ड है, इनके बीच में 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगी, मतलब यहां पर परऑक्सी लिंकेज आ जाएगी। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और इसके बाद इसको हम अगर एसिडिक मीडियम में H2SO4 और साथ में थोड़ा हीट करते हैं तो ये फाइनली कन्वर्ट होता है फिनोल प्लस एसीटोन में। ठीक है, तो यहां पर आपके एसीटोन इज द बाई प्रोडक्ट इस केस में, तो फिनोल आपका बन जाएगा। और इस रिएक्शन में क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से फिनोल तक जाने के बीच में एक स्टेप आता है जिसमें फिनाइल शिफ्ट होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसके 3-4 स्टेप्स होंगे, उनमें एक स्टेप में फिनाइल शिफ्ट भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अभी हम मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे। तो आप क्यूमीन से बना सकते हैं। क्यूमीन को कैसे बनाएंगे, बेंजीन के साथ आप सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर सकते हैं प्रोपीन की। ओके, तो दैट दोज आर द सम बेसिक प्रेपरेशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अब देखते हैं नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फर्स्ट इज फिनोल इज अ कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड। यस, इट इज अ क्रिस्टलिन सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट इसका है 43 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का रिलेटिवली हाई है। ओके, 182 डिग्री सेल्सियस इज रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द H बॉन्डिंग, कि फिनोल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई होता है। सेकेंड, इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल है, बट रेडिली सॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं। अगर फिनोल आपकी स्किन के साथ टच हो जाए तो आपकी स्किन पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। ओके, तो इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज करेंगे, ऑब्वियसली डाइल्यूट फॉर्म में यूज करेंगे, और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ डाइज। डिफरेंट कलर्ड डाइज आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उन रिएक्शन में फिनोल भी यूज़ किया जाता है। रिएक्टेंट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की प्रेपरेशन में फिनोल यूज़ करते हैं। बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, नोवोलैक एक पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर्स की प्रेपरेशन में, डाइज की प्रेपरेशन में, ड्रग्स की प्रेपरेशन में यूज़ होता है। देन इसके नाइट्रो आइसोमर्स जो हैं उनमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है, जबकि मेटा और पैरा नाइट्रोफिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अपने कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से स्टीम वॉलेटाइल है, मतलब आपको स्टीम की हेल्प से ही इसको आप बॉयल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टीम वॉलेटाइल है। और इसका लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हैज इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जबकि मेटा और पैरा में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ओके, देन फिनोल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में जैसे ROH है, अगर ये H पॉजिटिव लूज करता है तो ये क्या बनाएगा, RO नेगेटिव। पर RO नेगेटिव में ये नेगेटिव चार्ज किसी भी तरह से स्टेबलाइज नहीं हो रहा। पर फिनोल जब H पॉजिटिव लूज करता है तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन।
और फिनॉक्साइड आयन में ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होता है। दैट इज द रीजन के फिनोल आर मोर एसिडिक देन सिंपल एल्कोहल्स। फिर फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, इसका एक अलग कॉमन नेम है, दैट इज कार्बोलिक एसिड। तो ये थी सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शंस में अगर आप इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं पहला, तो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होगा, OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बेंजीन कैसा हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच। और ब्रोमीन जब अटैक करेगा तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। मतलब ब्रोमीन देख लीजिए, यहाँ से हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा HBr की फॉर्म में और इसकी जगह ब्रोमीन लग जाएगा। तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कब अच्छे से अटैक कर पाएगा, जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये कब इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे। तो OH रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन पे या इस फिनोल पे बहुत इजीली अटैक कर पाएगा। इसीलिए Br2H2 की प्रेजेंस में इतना अच्छे से अटैक कर पाता है कि तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप Br2 बेंजीन के साथ करवाना चाहें रिएक्शन, तो अकेला Br2 कोई रिएक्शन नहीं करता, आपको FeBr3 के साथ यूज़ करना पड़ता है, तब जाके सिंगल ब्रोमिनेशन होती है। ठीक है, पर यहाँ पर OH ग्रुप की वजह से ये बेंजीन इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है कि रिएक्शन तीनों पोजीशन पे हो जाएगा। मतलब ब्रोमीन दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगी, तो ट्राइब्रोमो फिनोल हमें मिलेगा। और इसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर देंगे, वाटर की जगह कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे, तब ये तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन नहीं होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट आप कौन सा लेते हैं। सेकंड देखिए, डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन सिंपल है, एक बार आपका ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगी और एक बार पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड दिस वन इज पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मैंने अभी बताया आपको क्या है, ये स्टीम वॉलेटाइल है। क्यों स्टीम वॉलेटाइल है, बिकॉज इस OH और ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इज कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉरी HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो डाइल्यूट में तो एक ही बार नाइट्रेशन हुई थी, कंसंट्रेटेड में करेंगे तो क्या होगा, तीनों जगह नाइट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि OH की प्रेजेंस से बेंजीन तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अच्छा, ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि OH इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे ही भेजता है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 में भी जो अटैक करेगा दैट इज NO2 पॉजिटिव। तो ये जब अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन हाईली एक्टिवेटेड हैं इस रिएक्शन के लिए, तो हाई कंसंट्रेशन में तीनों पे अटैक हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। ठीक है, जिसका IUPAC नेम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, नंबरिंग हम करते हैं यहां से 1 एंड 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल और
picric acid. It is a very small, sorry, not small, it is a very strong acid. अब नेक्स्ट बात करते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन की. तो H2SO4 के साथ जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर इस रिएक्शन को आप 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो कुछ और होता है, और आप इसको हायर टेम्परेचर पे करते हैं अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे तो कुछ और होता है. देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पे या लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पे सल्फोनिक ग्रुप लगेगा, और अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो यहां पे पैरा पोजीशन पे SO3H लगता है. तो ये आपको याद रखना है. इसमें थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का रोल है कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे जो मैकेनिज्म है या जो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने की वजह से ये रिएक्शन होता है. और ये जो 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो प्रोडक्ट बना है इसको भी अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो ये पैरा में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये याद रखना कि सल्फोनेशन ऑफ फिनोल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कि लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पे होगी सल्फोनेशन और हाई टेम्परेचर पे पैरा पोजीशन पे होती है. ओके, नाउ द फिफ्थ रिएक्शन, फिनोल को हम ट्रीट कर रहे हैं CHCl3NaOH और हीट कर रहे हैं, फिर लास्ट में उसको H2O के साथ हम ट्रीट करेंगे. तो दिस रिएक्शन इज द रीमर-टीमन फॉर्माइलेशन. ठीक है, अब देखिए CHCl3 को जब आप NaOH से ट्रीट करते हैं तो होता क्या है. NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, 3 क्लोरीन की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गई है, तो ये OH नेगेटिव इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो बच जाएगा CCl3 नेगेटिव. ये CCl3 नेगेटिव एक Cl नेगेटिव छोड़ देगा तो बच जाएगा CCl2. दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन. अब ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये फिनोल के साथ रिएक्ट करती है. ठीक है, अब क्योंकि बेसिक मीडियम है NaOH तो ये फिनोल का हाइड्रोजन भी निकाल ले जाएगा, तो यहां O नेगेटिव Na पॉजिटिव बचेगा. ठीक है, अब हमारे पास यहां पर आ गया CCl2. अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां जंप करता है, ये डबल बॉन्ड, देखिए कार्बन के पास लोन पेयर तो है बट स्टिल इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्टेट में, 6 इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है. तो यहां से बेंजीन का पाई बॉन्ड इस पे कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमें जो यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज यहां पर डबल बॉन्ड O CCl2. और क्योंकि अब कार्बन के पास अपना लोन पेयर तो ऑलरेडी है और एक बॉन्ड यहां से भी बन गया, तो पहले ये न्यूट्रल था, अब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पोजीशन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है. अब ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां जंप करेगा, ये वाला बॉन्ड वापस ऊपर ऑक्सीजन पे चला जाएगा. तो हमें क्या मिलता है, O नेगेटिव और यहां मिल जाएगा CHCl2. फिर इसको हम ट्रीट करते हैं फिर से OH नेगेटिव. अब OH नेगेटिव इन दोनों क्लोरीन को रिप्लेस करेगा. ठीक है, तो दोनों क्लोरीन की जगह पर क्या लग जाएगा, अब 2 OH, और एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं इसलिए वाटर निकलता है उनमें से और ये CHO रह जाता है. ओके, सो दैट इज द मैकेनिज्म. तो आई थिंक आप इस मैकेनिज्म को आपने ऑलरेडी पढ़ा है अपने टेक्स्ट बुक्स में, जस्ट रिवाइज कराने के लिए मैंने आपको ये बताया है. तो फाइनली अगर हम यहां पर देखें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है, तो देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बनता है दैट इज OH और एक ऑर्थो पोजीशन पे
CHO होगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और जैसे मैंने ऑर्थो पे अटैक करवाया है वैसे पैरा पे भी अटैक हो सकता है। तो जब पैरा पे अटैक होगा दैट विल बी, यहाँ पर लगेगा CHO ग्रुप। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन या फॉर्माइलेशन, क्योंकि हम कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं फिनोल पे, CHO। तो CHO इज फॉर्माइल, इसीलिए इसको बोलते हैं रीमर टीमन फॉर्माइलेशन। अब इसी का एक और मिलता जुलता रिएक्शन है सेकंड, दैट इज रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन। ओके, अब कार्बोक्सिलेशन में यहां पर रीमर टीमन जो रिएक्शन फॉर्माइलेशन मैंने आपको बताया, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि स्लो स्टेप कौन सा है, अटैक ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, दिस रिएक्शन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जिसमें CCl2 का अटैक होता है। अब CHCl3 की जगह हम CCl4 अगर लेते हैं तो यहां पर क्या होगा, फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसमें फॉर्माइलेशन नहीं होती बल्कि COOH बनता है। ओके, तो यहां पर पहले हम CCl4 NaOH और हीट ट्रीट करेंगे, लास्ट में क्योंकि बेसिक मीडियम में ये O नेगेटिव रहेगा उसको हम H पॉजिटिव दैट इज एसिडिक मीडियम में डाल देंगे। तो जब CCl4 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगाना है। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और दूसरी बार पैरा पोजीशन पे, दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन। ओके, अब देखिए सेवंथ, फिनोल को हम पहले ट्रीट कर रहे हैं OH नेगेटिव के साथ। अब देखिए OH नेगेटिव करता क्या है, यहां से जस्ट H पॉजिटिव निकाल लेगा और यहां पर फिनॉक्साइड बनाएगा O नेगेटिव। फिर वो O नेगेटिव किस पे अटैक कर रहा है, CO2 पे। तो होता क्या है, CO2 बेसिकली कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है। इस तरह का अटैक होता है। ठीक है, पर इस अटैक से तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस अटैक इज नॉट वेरी वेरी फेवरेबल। इसके साथ एक और अटैक की पॉसिबिलिटी है। वो अटैक क्या हो सकता है कि ये जो O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव यहां जंप करे और ये वाला बॉन्ड इस पे अटैक करे और ये ऊपर जाए, तब ये वाला अटैक ज़्यादा फेवरेबल है। क्यों ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उतने अच्छे से डोनेट नहीं किया जा सकता जितने अच्छे से कार्बन का नेगेटिव चार्ज डोनेट किया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों अटैक्स की पॉसिबिलिटी होती है, बट दिस अटैक इज मोर फेवरेबल। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, यहाँ पे अटैक होगा CO पे, CO2 पे, तो COO नेगेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, CO नेगेटिव और यहाँ O नेगेटिव। क्लियर। अब मैंने O नेगेटिव और CO नेगेटिव क्यों लिखा, मैंने COOH क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम बेसिक मीडियम में हैं। तो बेसिक मीडियम यहाँ पर H को नहीं लगने देगा। फिर इसको फाइनली हम H3O पॉजिटिव या HCl किसी भी एसिडिक मीडियम में डाल सकते हैं, जिससे ये OH और COH बन जाएंगे। ओके, सो दैट इज कोल्ब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दिस इज कोल्ब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दोनों में क्या लग रहा है, कार्बोक्सिल पार्ट लग रहा है। प्रीवियस रिएक्शन में भी वही था, पर वो रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन थी, ये कोल्ब कार्बोक्सिलेशन है। अब नेक्स्ट इज 8th वन। अब यहाँ पर आप फिनोल को OH नेगेटिव और HCHO से ट्रीट करते हैं, इसमें क्या बनता है, तो इस रिएक्शन को हम आगे थोड़े कुछ देर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा कि HCHO के साथ रिएक्शन बहुत अलग अलग तरीकों से पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको अब स्किप करते हैं।
इसमें बैकेलाइट बनेगा फाइनली, एक नोवोलैक बन सकता है, एक बैकेलाइट बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले रिएक्शन नंबर 9। तो फिनोल को CH3COCl के साथ ट्रीट किया। अब यहां पर क्या होगा, अब क्योंकि डायरेक्टली आपके पास क्या है, फिनोल, अब यहां पर कार्बन ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो डोनेट करने के लिए। प्रीवियस केस में क्या था, यहां पर OH नेगेटिव ने इसको फिनॉक्साइड किया, फिनॉक्साइड का नेगेटिव चार्ज नीचे फ्लो करता हुआ कार्बन पे आया, फिर कार्बन से CO2 पे अटैक हुआ था। तो वहां पर मैकेनिज्म बेस की वजह से चेंज हो गया। यहां पर कोई बेस नहीं है और आपको दिया गया है CH3C++OCl। अब ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से डायरेक्टली इस पे अटैक करेगा और फाइनली आप बोल सकते हो कि ये HCl हमने निकाल दिए और ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड बना दिया इसके साथ। तो इसके बेस पे हमारा फाइनल यहां पर प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट यहां पर होगा OCO-CH3। मतलब आपने क्या किया, आपने ये H और इस Cl को डायरेक्टली निकाल दिया। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको अगर आप जस्ट AlCl3 किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसमें एक रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर OH और एक बार ये COCH3 पैरा पे चला जाएगा और एक बार ये COCH3 ऑर्थो पे चला जाएगा। दिस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इज फिनोल को हमने डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया। तो डाइल्यूट NaOH के साथ क्या होगा, पहले O नेगेटिव बनेगा फिनॉक्साइड आयन, फिर उसको हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया। तो दिस इज एक्चुअली अ कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, ये बेंजीन जो डायजोनियम वाला पार्ट है और ये फिनोल, ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। तो कैसे ज्वाइन करते हैं, शॉर्टकट क्या करना है आपने, देखिए हर पोजीशन पे यहां पर हाइड्रोजन तो है। ठीक है, हर पोजीशन पे है। तो पैरा वाली जो हाइड्रोजन है उसको आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के Cl के साथ निकाल देना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे, this is the product of this coupling. This is orange dye. This is orange dye. तो मतलब फिनोल को जब हम डायजोनियम सॉल्ट्स के साथ कपल करते हैं तब उसमें डाई बनती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि फिनोल के H को नहीं निकालना है Cl के साथ, उसकी पैरा पोजीशन पे, क्योंकि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में फिनॉक्साइड बनेगा। फिनॉक्साइड बनेगा तो नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, इसीलिए ये मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट इज फिनोल को जिंक के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये जस्ट OH ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और एज इट इज आपको यहां पर बेंजीन मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि कभी भी आपको स्टार्टिंग में फिनोल दिया गया है और आपको बेंजीन चाहिए, जस्ट आप जिंक के साथ हीट करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो बेंजीन मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए 12th इज NaOH के साथ ट्रीट किया तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। फिर CH3I के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। CH3I सिंपल एक RX है, तो ये O नेगेटिव R पे अटैक करेगा, X बाहर जाएगा, जस्ट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये O नेगेटिव आके किस पे अटैक करता है,
दिस O नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन, आयोडाइड को बाहर निकालेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ईथर. ओके, सो दैट इज अ विलियमसन ईथर सिंथेसिस. 13th, OH को NH3ZnCl2 के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो OH के साथ यहां पर NH2 अटैच हो जाएगा. इज इट राइट? क्या हम NH3 और ZnCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या ऑर्थो पोजीशन पे NH2 लगेगा या OH की रिडक्शन हो जाएगी? दिस विल बी रिडक्शन ऑफ OH. ठीक है, सेम पोजीशन पे जहां पर OH लगा था वहीं पे NH2 लग जाएगा. जब अकेला जिंक था तो OH हट के हाइड्रोजन लगा दिया था. जब उसको आप NH3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो OH को रिमूव करके NH2 यहां पे लग जाता है. देन अब अगर हम फिनोल को PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl. ओके, नेक्स्ट CH2N2 के साथ अगर इसको ट्रीट करेंगे तो यहां पे कार्बीन इंसर्शन होती है. ये CH2N2 टूटता है और कार्बीन देता है. ये कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एंटर करता है तो आपको OCH3 मिलता है, ईथर. ठीक है, तो दिस इज अ कार्बीन इंसर्शन रिएक्शन. एंड लास्ट वन, अगर आप इसको डायरेक्टली निकल के साथ 3H2 दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में बेंजीन के तीनों बॉन्ड की हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी और आपके पास बचेगा साइक्लोहेक्सेनोल. ओके, सो दोज आर द 16 सम मेन रिएक्शन. हो सकता है कि कुछ रिएक्शन स्टिल यहां पर रह गए हों, बट सिंस इज अ क्विक रिवीजन लेक्चर तो आई थिंक इतने रिएक्शन अगर आपको याद हैं तो आपको फिनोल के बारे में अच्छा नॉलेज है. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इज रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, जो मैंने आपको अभी कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. देखिए, फॉर्मल्डिहाइड दैट इज HCHO, इसके साथ रिएक्शन अलग अलग तरीके से होते हैं. तो अंडर डिफरेंट कंडीशंस अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल, पहला अगर केस देखें तो फिनोल को हमने यहाँ ट्रीट किया HCHO के साथ बेसिक कंडीशन में, लो टेम्परेचर पे, और अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन इस रिएक्शन को लगे. अब इसमें पैरा पोजीशन पे CH2OH लगता है और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH लगता है. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लेडरर-मैनेस रिएक्शन. तो ये याद रखना है, क्या करना है, बेसिक कंडीशन थी पर लो टेम्परेचर था और काफ़ी लंबा टाइम लगा. मतलब HCHO की भी कंसंट्रेशन नॉर्मल थी, कोई ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन नहीं थी. सेकेंड इज फिनोल ऑन कंडेंसेशन विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCHO. अब HCHO यहां पर पहले रिएक्शन में तो सफिशिएंट था, एक्सेस भी नहीं था, कम भी नहीं था, जस्ट सफिशिएंट. अगर कम HCHO हम लेते हैं और फिनोल ज़्यादा होगा, ठीक है, और एसिड कैटलिस्ट कोई है तो हमें एक लीनियर पॉलीमर मिलता है नोवोलैक. तो पहले फिनोल HCHO के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा ऑर्थो और पैरा दोनों पे CH2OH लग सकते हैं. तो जब ऑर्थो पे CH2OH लगता है तो क्योंकि HCHO लिमिटेड था, फिनोल ज़्यादा है, तो ये जो प्रोडक्ट बना ये वापस फिनोल के साथ एक बार रिएक्ट करेगा. तो ये CH2OH के आगे फिर से फिनोल अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो इसका OH और आप बोल सकते हैं कि फिनोल का ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन का H, मतलब ये CH2OH और फिनोल में ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन, ये दोनों आप निकाल सकते हैं H2O और ये आपस में फिर से ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा. फिर ये HCHO के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर यहाँ पर इस ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH लगेगा. फिर वो आगे फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर एक और बेंजीन ग्रुप ऐड होगा. तो इस तरह से ये एक लीनियर पॉलीमर बनता है. तो क्या याद रखना है कि जो नोवोलैक है इट्स अ लीनियर पॉलीमर. ठीक है,
तो लीनियर पॉलीमर बनता है और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCHO और एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। थर्ड इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HCHO, बहुत ज़्यादा HCHO अगर हम लेते हैं और बेसिक कैटलिस्ट लेते हैं, NH3 ले लीजिए, OH नेगेटिव ले लीजिए और हायर टेम्परेचर लेते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कंडेंसेशन होती है जिसमें 3 डायमेंशन या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट की फॉर्मेशन होगी। तो फिनोल OH नेगेटिव, HCHO एक्सेस में लेना है, हीट करना है, दिस इज द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि HCHO से रिएक्शन के बाद 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ओके, दैट इज सफिशिएंट। अब देखते हैं नेक्स्ट इज थैलीन रिएक्शन। थैलीन रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन। तो इसमें क्या होता है, 2 फिनोल लेने हैं आपने और एक थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। ठीक है, तो 2 फिनोल एक थैलिक एनहाइड्राइड, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा फाइनली दैट इज कॉल्ड फिनोल्फ्थलीन, जिसको कैसे यूज करते हैं हम एज अ इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशंस। अब दिस रिएक्शन इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फिनोल्स, कि फिनोल्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये रिएक्शन यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब ये फिनोल्फ्थलीन जो बना, इसको अगर आप किसी भी मान लीजिए एसिड में डाल रखा है आपने और ऊपर से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस ऐड कर रहे हैं टाइट्रेशन में, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके पास एसिड है, इसमें आपने थोड़ा सा फिनोल्फ्थलीन डाल रखा है तो कोई कलर नहीं आएगा, ऊपर से आप बेस ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे, तो जब थोड़ा सा अल्कली ऐड होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, जब पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, कलर चेंजेस टू रेड। ठीक है, एग्जैक्टली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में तो रेड नहीं होता, बट अगर हम सिर्फ फिनोल्फ्थलीन की बात करें तो फिनोल्फ्थलीन अकेले को अगर आप अल्कली से ट्रीट करें तो उसका कलर रेड में चेंज होता है, पर अगर एक्सेस ऑफ अल्कली डाल दें तो वापस कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिनोल्फ्थलीन थोड़े से अल्कली के साथ कलर चेंज करके रेड बनाता है और एक्सेस अल्कली के साथ वापस कलरलेस हो जाता है। देन नेक्स्ट इज फिनोल को K2S2O8, दिस इज कॉल्ड एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। तो K2S2O8 के साथ ट्रीट करेंगे तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे OH लगता है, एक बार पैरा पे लगता है, पैरा पे इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोल या क्विनोल, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो पोजीशन पे इसको बोलते हैं कैटेकोल। एंड देन द लास्ट रिएक्शन क्लेजन रीअरेंजमेंट। जब भी हमारे पास एक अलाइल फिनाइल ईथर हो, देखिए ईथर मतलब ऑक्सीजन, एक साइड लगा है फिनाइल, एक साइड लगा है अलाइल, दिस इज अलाइल फिनाइल ईथर को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो रीअरेंजमेंट होके ये वाला जो अलाइल पार्ट है ये शिफ्ट होके ऑर्थो पोजीशन पे चला जाता है, और ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन थी वो शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे चली जाएगी, तो ये बन जाएगा ऑर्थो अलाइल फिनोल। दिस इज कॉल्ड क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो क्लेजन और फ्राइज रीअरेंजमेंट दोनों को अच्छे से पढ़ लें और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों बेसिकली 2 डिफरेंट हैं बट स्टिल काफ़ी सिमिलैरिटी इनमें है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा क्लेजन रीअरेंजमेंट है और कौन सा फ्राइज रीअरेंजमेंट है। तो आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर योर क्विक रिविजन। ओके, तो बाकी जो फिनोल की एसिडिटी ऑर्डर हैं दैट वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।